जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीबी चैनल पर। दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2023 के लिए आरओ के लिए ये जो टॉप 30 वाली सीरीज़ मैंने चला रखी है उसी का ये नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, ये 19वां वीडियो है। इसके पहले 18 वीडियो चैनल पर अपलोडेड हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए उसको, क्रमवार देखिएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मतलब एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। शुरुआत के जो वीडियोस हैं उनमें कुछ करंट अफेयर्स नहीं सम्मिलित हैं, लेकिन उसके बाद के वीडियोस में करंट अफेयर्स भी मैंने 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स भी और 20 क्वेश्चन स्टैटिक वाले, ये सारे मैंने इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। ठीक है, तो ये आप देखिएगा, किसी भी स्टेट की पीएससी या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर जीएस पूछा जाता है वहाँ पर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से हेल्प करेगा। अगर आप देख लेंगे, आप इनको देखिए, आप बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इनको देखिए, एक स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ ये सब के लिए तो मतलब एकदम रामबाण है ये। ठीक है, तो इसको देख लीजिए, आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के बीच में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। इसका पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहाँ पर मैं इसको शेयर कर देता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को विदाउट एनी डिले। देखिए, पहला जो प्रश्न है, पहला प्रश्न पूछ रहा है, करंट से रिलेटेड है। शुरुआत के जो 10 क्वेश्चन हैं वो करंट से संबंधित हैं, तो करंट वाले देख लेते हैं पहले, उसके बाद हम स्टैटिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। हाल ही में संपन्न 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IITF जिसको बोलते हैं ना, इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो कहाँ पर, ये पूछा है कि फोकस देश। देखिए, ये हर साल होता है। ये जो फेस्टिवल है, फिल्म फेस्टिवल, ये हर साल होता है, प्रत्येक वर्ष होता है। और प्रत्येक वर्ष इसका स्थान जो है, मतलब प्लेस, वेन्यू इसका फिक्स्ड है। ठीक है, ये गोवा में ही होता है, पणजी, राजधानी उसकी पणजी है, वहीं पर होता है। और इसीलिए मैंने वो दूसरा वाला प्रश्न इसीलिए मैंने इसको इन्वॉल्व किया कि कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कहाँ पर हुआ, तो ये आप उसको याद रखिएगा, जानते रहिएगा। ये पणजी गोवा में हुआ। और फोकस देश, प्रत्येक वर्ष अलग अलग देश होते हैं फोकस। जैसे पिछले उसमें जो फोकस कंट्री था वो था बांग्लादेश, लेकिन इस बार का अगर पूछा जाए 2022 वाला जो अभी हुआ है 53वां, तो वो आप बताएंगे फ्रांस। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में कुछ, अगर आपको लगता है कुछ इम्प्रूवमेंट और करना चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, आप कमेंट करते हैं, बताते हैं तो अच्छा है। आप इम्प्रूवमेंट के लिए अगर कुछ आपने बताया तो उस पर मैं ज़रूर ध्यान दूंगा और उस पर काम भी करूँगा। ठीक, चलिए ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा देखते हैं। हर घर गंगा जल परियोजना, घरों में गंगा जल पहुंचाने का पाइपलाइन के माध्यम से बिहार सरकार का ये उसकी योजना है, ये उसके द्वारा प्रारंभ की गई है। तो याद रखिएगा, बीपीएससी वालों के लिए भी महत्वपूर्ण है ये, और अन्य जो परीक्षाएं हैं उसमें उनमें भी पूछा जा सकता है। जीएस का तो करंट अफेयर्स का ऐसा पोर्शन है जो कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछ लिया जाता है, चाहे वो वनडे एग्ज़ाम्स हों, चाहे वो किसी स्टेट के पीएससी हों। ठीक, तो याद रखिएगा। ठीक है, हाल ही में किस राज्य ने 3 नए जिलों में पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू की है? देखिए, पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था ये होती है, जैसे ज़िले का जो पहले क्या होता है, नॉर्मली पहले क्या होता था, जैसे ज़िले में मेन जो हेड होता है ज़िले का वो डीएम अभी भी है, मतलब मेन जो है वही है। लेकिन पुलिस कमिश्नरेट जब लागू होती है प्रणाली, तो उसमें क्या होता है कि आप फिर उनका सिस्टम जो है वो अलग हो जाता है। अलग इन द सेंस कि मतलब वो कि डीएम से उनको बहुत सारी चीज़ों में उनको, मतलब डायरेक्ट फिर डीएम से ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है तो वो सीधे डायरेक्ट जो है उनसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए सीधे कमिश्नर से ताल्लुकात करके और अपना जो कार्य करना है, जो भी पुलिस कार्रवाई करनी है वो कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी ज़्यादातर जगहों पे ये सब सिस्टम लागू हो रहा है। अभी यूपी में चूँकि हाल फिलहाल में ये 3 और जगहों पर लागू हुआ, 3 और ज़िलों में लागू हुआ है। पहले कितने ज़िलों में था? पहले 4 ज़िलों में ये ऑलरेडी लगा हुआ था। अभी 3 नए ज़िलों में कहाँ कहाँ लागू हुआ है? एक प्रयागराज में, एक आगरा में और एक गाज़ियाबाद में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 3 जगह अभी लागू किया गया तो यूपी में। और इसके पहले जो कहाँ कहाँ लागू था, 4, यानी टोटल 7 हो गए। तो ये याद रखिएगा 7 हैं। अगर कहीं ऐसे पूछ लिया जाए कि कितने ज़िलों में लागू है ऑलरेडी यूपी में, तो 7 ज़िले याद रखिएगा। ठीक, और कौन कौन से हैं? 3 मैंने बता दिया आपको, 4 और देख लीजिए शुरुआत में जो लागू हुए थे उसमें आपका लखनऊ, वाराणसी, ठीक है, एक नोएडा, और एक आपका एक और है
एक मैं कानपुर, हाँ नाम बोल रहा था। ये आपके 4 पहले से थे, अभी 3 हाल फिलहाल में लागू हुए हैं, तो इनको 3 जिलों को याद रखिएगा। कौन कौन से, फिर से याद दिला देता हूँ आपको। प्रयागराज हो गया, उसमें आपका गाज़ियाबाद हो गया, ठीक है, प्रयागराज, गाज़ियाबाद और एक आगरा, ये 3 ज़िले और, तो याद रखिएगा। यूपी स्पेशल के उसमें महत्वपूर्ण हो जाता है ये। अनवर इब्राहिम कहाँ किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो मलेशिया के हैं, ये याद रखिएगा। इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, अक्सर करके पूछ लिया जाता है। जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहते हैं, जो देश के नए प्रमुख नियुक्त होते हैं, चाहे वो कई बार राष्ट्रपति हों या प्रधानमंत्री हों, उनका नाम अवश्य पूछ लिया जाता है। तो आप लोग उस तरीके से तैयारी को अपने धार दीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़रूर देखा करिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने से क्या होगा ना कि आप भटकेंगे नहीं, आपके अंदर भटकाव नहीं आएगा, नहीं तो आप जो नहीं पढ़ना है वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आप काम मत कीजिए, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए। पीवाईक्यू देखना इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, चाहे वो मेंस के लिए हो और चाहे प्री के लिए हो, दोनों के लिए पीवाईक्यू देखिए और उसी पर आप अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? देखिए राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है, और ये वर्गीज़ कुरियन, ठीक है, वर्गीज़ कुरियन, ये वर्गीज़ कुरियन जो मैं नाम बता रहा हूँ, डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य किया, और इसीलिए इनको बहुत सारे पुरस्कार भी दिए गए। और इन्हीं के जन्म दिवस को, इनका जन्म दिवस जो है 26 नवंबर 1921 है, ठीक है। तो इनके जन्म दिवस को दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड आप याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है, तो यही है वो ऑपरेशन फ्लड, यानी कि दुग्ध उत्पादन, ठीक। ये किससे संबंधित है ऑपरेशन फ्लड? दुग्ध उत्पादन से, और इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन, इनका नाम याद रखिएगा। उन्हीं के जन्म दिवस पर ये 2014 से जो है वो इसको मनाया जाता है, ये दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर। बेसिकली उस दिन संविधान दिवस भी मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया था, तो इसलिए संविधान दिवस का भी याद रखिएगा। दोनों प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं यूपी पीसीएस में, ये स्टेट पीएससी में, वनडे एग्जाम्स में लगातार पूछे गए हैं। तो आप उनको इस तरीके के प्रश्नों को हल्के में मत लीजिएगा, पूरी जानकारी रखिए उसमें। कोई भी प्रश्न अगर आप पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो भी जानकारियां हैं उससे आगे पीछे की, वो थोड़ा जानकारी रखने से आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किसी भी तरीके का प्रश्न बनेगा तो समझ में आ जाएगा। 25वां ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ हुआ था? देखिए इससे, ये जम्मू कश्मीर में हुआ है, इसका जो उत्तर है ये जान लीजिए। 25वां जो अभी हुआ, इसके पहले वाला जो हुआ था वो हैदराबाद में हुआ था, उस पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि आगे आने वाले दिनों में जो भी परीक्षाएं होनी है, हो सकता है उसमें पूछ लिया जाए, तो याद रखिएगा, ठीक है। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई डाइवर, स्काई डाइविंग आपने सुना होगा, तो ये जो पहली महिला स्काई डाइविंग बनी है, लांस नायक मंजू, इनका नाम याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। क्योंकि इस जो पहला, मैंने बहुत बार बताया हुआ है कि जहाँ पर जिस भी प्रश्न में या जिस भी करंट अफेयर्स में प्रश्न में प्रथम शब्द जुड़ जाए, पहला शब्द जुड़ जाए, वो महत्वपूर्ण हो जाता है, उसके आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा लांस नायक मंजू। किस देश में कबड्डी 2025 का वर्ल्ड कप होगा? याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, ये ब्रिटेन में होगा, तो ध्यान दीजिएगा। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2022, ये पहले तो आप ये जानिए कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड ये जस्टिस प्रोजेक्ट करके है, एक संस्था है, नॉन प्रॉफिटेबल ये इंस्टीट्यूशन है, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ पे है? वॉशिंगटन डीसी में, याद रखिएगा। एक प्रश्न में मैं कई सारे प्रश्नों को मैं आपको बताता हूँ, इसीलिए बताता हूँ, उसका आपको चीर फाड़ करके सारी जानकारी इसीलिए देता हूँ कि एक ही प्रश्न में आपको 3-4 प्रश्न क्लियर हो जाएं। तो अब आपको पता चल गया कि भैया ये जारी, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि रूल ऑफ इंडेक्स जो है वो कौन जारी करता है, तो आप याद रखिएगा वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट करके संस्था है, ये जारी करती है। अब इसमें भारत की रैंकिंग पूछ रहा है, तो इसमें भारत की रैंकिंग इस बार 2022 वाले में 77वीं रैंक है 140 देशों में, तो ये ध्यान रखिएगा। और टॉप पे कौन सा है वो भी ध्यान रखिएगा, फिनलैंड। कौन सा है? तो फिनलैंड का याद रखिएगा, ठीक है। ये सब स्कैंडिनेवियन कंट्री हैं, ये ज़्यादातर जो जितने भी ये इंडेक्स वगैरह बनते हैं सब में जो है ये स्कैंडिनेवियन कंट्री और यूरोपियन कंट्रीज़ जो भी हैं उनका सबका बोलबाला रहता है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, अब करंट अफेयर्स वाले ख़त्म हो गए, इसमें समाप्त हो गए प्रश्न। आगे जो होगा वो
स्टैटिक जीके, स्टैटिक जीएस जो हिस्ट्री पोर्शन है वो अब आगे शुरू करते हैं। ठीक, देखिए इसमें देखिए निम्नलिखित में से किसने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ये किसने स्थापित की थी? तो ये अवनींद्रनाथ टैगोर, ये कलकत्ता में स्थापित की गई थी। ठीक, याद रखिएगा इसको। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा इसको। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। अब आप ये इसी के साथ कई अन्य प्रश्न भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को आप चीर फाड़ करेंगे, उसका पोस्टमार्टम करेंगे, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें कैसे हुई हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पूछा गया है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसमें देखिए 1800 डेट दी गई 1884, 13/4/1784। देखिए लैंड होल्डर्स सोसाइटी ऑफ बंगाल, मुझे लग रहा है इसमें कुछ टाइपिंग में मिस्टेक है। ठीक है, इसको मुझे लग रहा है ये 1838 होना चाहिए। एक मिनट। ठीक है, देखिए इसमें मैं बोल रहा था ना कि इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। बेसिकली ये 1838 में स्थापित हुई थी, तो ये ध्यान रखिएगा। द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा स्थापित किया गया था इसको। पहले इसको जमींदारी एसोसिएशन के नाम से जाना जाता था, उसमें उनके साथ और भी कई लोग थे, लेकिन जो मेन वो थे वो द्वारकानाथ टैगोर थे। उनके साथ प्रसन्न कुमार टैगोर, राधाकांत देव, ठीक है, ये सब थे। तो नाम याद रखिएगा। बाकी ये ईयर याद रखिएगा, क्योंकि ये क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। जो क्रोनोलॉजी वाला प्रश्न होता है उसमें पूछा जाता है ये, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था, तो इसमें जगह का नाम पूछ रहा है बेसिकली। तो अभिनव भारत, देखिए आप इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अभिनव भारत ये क्या है? पहले ये सावरकर बंधुओं द्वारा ये इसको स्थापित किया गया था। इसके पहले 1899 में, ठीक है, 1899 में मित्र मेला नाम का एक संस्था स्थापित की गई थी। ठीक है, मित्र मेला सावरकर बंधुओं द्वारा स्थापित किया गया था वो संस्थान। ये सब क्या है, ये संस्थाएं जो थीं, ये सब संस्थाएं क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित रहा करती थी। ठीक है, तो उसी का नाम परिवर्तित करके अभिनव भारत, ये 1904 में इसको अभिनव भारत कर दिया। ये प्रश्न पूछा गया है यूपीपीसीएस में। ये अगर आप पीवाईक्यू उठाकर देखेंगे तो ये पूछा गया है, इसके ईयर पूछा गया है, इसका सीधे सीधे ईयर पूछा गया है। और इनके संस्थापक में भी इनका सावरकर जी का नाम पूछा गया है, वीर सावरकर का। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, दोनों तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं, ईयर भी पूछा गया है और संस्थापक का नाम भी पूछा गया है। मित्र मेला के बारे में भी पूछा गया, इसलिए मैंने उस चीज़ को भी बता दिया। तो इसकी जो स्थापना हुई है वो कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, एकदम स्टैंडर्ड प्रश्न है, बहुत ही सॉलिड। ठीक है, देखिए इसमें पूछ रहा है, बता रहा है इसमें, द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लॉर्ड कर्जन, ये सही है बिल्कुल। लॉर्ड कर्जन वही है जिसने बंगाल के विभाजन को क्रियान्वित किया था। आपको याद होगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, बहुत सारा विरोध हुआ था। इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी जो विदेशी कपड़े थे उनका बहिष्कार किया गया था। तो बहुत सारे इसमें कार्यक्रम हुए थे, याद रखिएगा। ठीक, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, लेकिन उसको फिर 1911 में ही उसको रद्द कर दिया गया था। फिर कलकत्ता की जो राजधानी है वो कलकत्ता से राजधानी नई दिल्ली परिवर्तित की गई, तो वो भी याद रखिएगा 1912 में। ठीक, याद रखिएगा। निर्णय लिया गया था 11 में, लेकिन परिवर्तित होकर 12 में आई थी। ठीक, स्वामी सहजानंद सरस्वती को किसान प्राण कहा जाता था, बिल्कुल सही है। ठीक, याद रखिएगा, किसान प्राण कहा गया उनको, स्वामी सहजानंद। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं। नाम देकर आपको संस्था का नाम या उनको क्या उनका उपनाम था, इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। किसान प्राण जैसे, अब आप याद रखिएगा, ये सब फैक्ट हैं। इनको अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा, और एक एक नंबर से यहाँ पे जो है सारा खेल हो जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा। इन्होंने अखिल भारतीय किसान सभा की भी स्थापना की थी, तो ये भी एक फैक्ट याद रखिएगा, अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, जो चीज़ आपको पता है वेल एंड गुड, रिवाइज हो जाएगा। नहीं पता है उसको आप लिख कर रखिए, नोट्स बना लीजिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, कुछ भी कीजिए, लेकिन रिवीजन और जो प्रैक्टिस है, दिन में कम से कम 20 से 25 प्रश्न, 30 प्रश्न आप
लगाइए डेली प्री के लिए, ये अपनी रणनीति का हिस्सा बना लीजिए, तभी आप सफल होंगे। नहीं लगाएंगे तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन कहीं से भी लगाइए, आप मेरे चैनल से लगाइए, ये वाली PDF मैं टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देता हूँ, उससे लगाइए, आप ले लीजिए। फिर बाद में आपको जो जहाँ पर डाउट हो वो आप वीडियो देख करके अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं, या मेरे साथ साथ कर सकते हैं इवैल्यूएशन। आप कमेंट कीजिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं रुक रुक कर बोलता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस में नहीं बोलता हूँ, तो मैं वैसे अच्छी बात है, उन्होंने बताया मुझे, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। तो अगर आप निंदा आलोचना करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और अच्छा है कि आप हमारी कमियों को, मेरी कमियों को मतलब बता रहे हैं स्पेशली, तो अच्छी बात है, मैं उसमें सुधार करूँगा। और लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी लगती ही है, और मैं रुक रुक कर वैसे मतलब बोलता भी वैसे ही हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है कि उसमें बहुत ज़्यादा सुधार की गुंजाइश नहीं है। फ़िलहाल मैं कोशिश करूँगा कि अच्छे से बोलूँ इसको, ठीक है, आपको लगना चाहिए। चलिए तो आगे देखते हैं, ये चीज़ हो गया, ये भी सही है, ठीक है। तीसरा क्या बोल रहे हैं, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स, तो ये याद रखिएगा कहाँ आयोजित हुआ था, ये प्रश्न भी पूछा गया है, कहाँ पर आयोजित हुआ था पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स का, तो ये याद रखिएगा। ईयर इसमें गलत दिया हुआ है, 1893 होना चाहिए, तो इसलिए ये गलत हो गया। अब देखिए, इस तरीके के प्रश्नों को हल करने का तरीका भी समझिए। तरीका ये है कि अब आपको पता चल गया कि ये तीसरा गलत है, तो जहाँ पे तीसरा है वो सीधे सीधे आपका गलत हो जाएगा। मतलब वो एलिमिनेशन मेथड जो होता है इसी तरीके से लगाया जाता है भाई, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड पूरा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब आप चौथा नहीं भी पढ़ते हैं तो भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा, करेक्ट आंसर आपको ए मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा? क्योंकि आपने देख लिया इसमें कि भैया ये तीसरा गलत हो गया, तो जहाँ जहाँ 3 ऑप्शन है उसको कट मारिए, एलिमिनेट करिए और आगे बढ़िए, आपका समय बचेगा। तो सिर्फ आप इसको जानकारी के लिए बल्कि तरीका भी सीखिए। आप तरीका सीखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। गया अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, तो ये गया अधिवेशन नहीं था, ये नागपुर अधिवेशन था। याद रखिएगा, नागपुर अधिवेशन 1920 में सी राघवाचारी ने इसकी अध्यक्षता की थी। सी राघवाचारी, मैं लिखता नहीं हूँ लेकिन आप नाम बोल देता हूँ तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक। और इन्होंने अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी, और यहीं पे मतलब कांग्रेस का जो नया संविधान टाइप बना था, संविधान बनाया गया था। ये भी प्रश्न पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस चीज़ को महत्वपूर्ण है। तो ये कई सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी इसमें। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 1 और 2 ओनली। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, ये कथन पूछा है, किसने कहा है? तो ये दादा भाई नौरोजी का कथन है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। देखिए, दमदमा नामक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल मिले थे, ये ठीक है। बिंद क्षेत्र के घघरिया शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल, बिल्कुल गलत है। ये आपने लिखहिया पढ़ा होगा, लिखहिया बिंद क्षेत्र में ही है वो लिखहिया, ठीक। तो वहाँ से सर्वाधिक जो मानव कंकाल मिले हैं, वहाँ पे 17 लगभग मिले हैं, तो वही जगह है वो। यहाँ पे जो दिया है वो घघरिया शिलाश्रय दिया हुआ, ये गलत है। तो जब आपका ये वाला गलत हो गया 2, तो इसमें जहाँ 2 है वो तो गलत ही हो गया। अब बचता है 1 और 3। 3 भी देख लीजिए, द रूट्स ऑफ एंशियंट इंडिया, तो ये इसके लेखक ए घोष नहीं है, इसके लेखक सर्विस फेयर करके हैं, ठीक है, फेयर सर्विसेज करके, ए फेयर सर्विसेज, नाम याद रखिएगा, क्या है? ए फेयर सर्विसेज, ठीक है, सर्विसेज, तो ये इनका नाम याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो इसमें जो आंसर होगा उसका ए होगा, सिर्फ केवल एक, ठीक। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विक्रमशिला विहार का संस्थापक महिपाल था। कलिंग युद्ध का विवरण हमें रुमिनदेई स्तंभ लेख से ज्ञात होता है। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा, पहले भी नहीं पढ़ा तो मैं बताता हूँ। विक्रमशिला विहार जो है वो महिपाल नहीं, धर्मपाल द्वारा किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। और कलिंग युद्ध का विवरण रुमिनदेई स्तंभ से नहीं पता चलता है। बहुत बार पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा है तो बता देता हूँ। ये जो अशोक का जो 13वां शिलालेख है वहाँ से पता चलता है, ठीक है, 13वें शिलालेख से पता चलता है। और उसमें क्या पता चलता है कि जो अशोक के सिंहासन आरूढ़ होने पर 8वें वर्ष में, ठीक है, उनके शासन के 8वें वर्ष में ये लड़ा गया था कलिंग, ठीक है, युद्ध। इसी युद्ध के बाद फिर उन्होंने अपनी नीति ही बदल दी, ठीक है, भेरी घोष से धम्म घोष की तरफ वो चले गए अशोक, ठीक है। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया और अहिंसा का मतलब पाठ देने लगे।
देखिए इससे शिलालेख से संबंधित इनके जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, मैंने एक वीडियो बनाया है, ताबड़तोड़ सीरीज़ देख लीजिएगा, उसमें 29 वीडियो हैं। 29 वीडियो अगर आप देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपके बहुत सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मैंने वहाँ मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक्स जो होते हैं, सदाबहार टॉपिक्स, जहाँ से प्रश्न कोई भी परीक्षा हो वहाँ पूछे जाते हैं, वो सारे टॉपिक्स मैंने कवर किए हैं। अगर देख लेंगे उसको तो निश्चित तौर पर आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, देख लीजिएगा इसको। देखिए अगर आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो ये नंबर पे आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे आप इस नंबर पे कर सकते हैं। इसमें सिर्फ RO के लिए बेसिकली अभी, ठीक, RO के लिए 199 में आपको 20 टेस्ट मिलेंगे। ठीक, 10 GS के और 10 जो है 10 हिंदी के, जनरल हिंदी के, पूरा विद करंट अफेयर्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए अगर आपको ये बहुत स्लो लग रहा हो या कुछ रहा है तो 1.25 में या 1.50 में करके देखा करिए, तो आपको ये भी ना लगे कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ या मैं अटक अटक के बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आप उसको 1.25 में कर लिया करिए, स्पीड इतने के स्पीड में करिए, या फिर 1.50 में कर लीजिए, तो आपका समय भी बचेगा और चीज़ें आपको रिवाइज भी हो जाएंगी, आपका काम भी हो जाएगा। ठीक, सियालकोट मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई की विशेषता में हासिल की थी। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि जहांगीर ने हेरात प्रसिद्ध चित्रकार अकार रज़ा के नेतृत्व में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। तो देखिए इसमें ये दोनों तो सही हैं, 2 और 3 तो सही हैं, ये वाले और ये वाले। ठीक है, लेकिन पहला वाला गलत है। ये सियालकोट मदरसा मुस्लिम न्याय के लिए नहीं था। लखनऊ में फिरंगी महल जो मदरसा है वो मदरसा न्यायशास्त्र के लिए प्रसिद्ध था। ये जो सियालकोट वाला है, सियालकोट वाला ये न्याय के लिए नहीं था। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। तो इस चीज़ को आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, इस तरीके के प्रश्न ये मुझे लग रहा है UPPCS 2018 में या 19 में पूछा गया था, ये मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अगर आप PYQ देखेंगे तो ये प्रश्न आपको मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये शिक्षा, ये वाला सियालकोट वाला है, ये व्याकरण शिक्षा के लिए था, तो याद रखिएगा। ठीक है, व्याकरण शिक्षा। और लखनऊ वाला न्याय के लिए था। ठीक, और ये हेरात का ये चित्रकार अकार रज़ा के, ये भी सही है। चित्रकला का जो चरम स्थिति थी वो इसी जहांगीर के टाइम पे ही, जहांगीर के काल में ही जो है ये अपने चरमोत्कर्ष का काल था ये। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। चित्रकारी से संबंधित जो भी अगर है कुछ तो ये इसी के टाइम पे, मतलब एकदम पीक पे था। ठीक, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो क्यों कहा जाता है ये भी जान लीजिए भाई। देखिए मोहम्मद गोरी था, ठीक है, मोहम्मद गोरी था, उसका गुलाम कौन था? उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? ऐबक। ठीक, सबसे पहला जो मुस्लिम शासक यही था, यही बना। ठीक, ये ऐबक का गुलाम कौन था? ये इल्तुतमिश था, इसीलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, इसमें ये 2-3 सही हैं, तो आपका C वाला हो जाएगा आंसर करेक्ट। कृष्णदेव राय ने नागलापुर नामक नगर की स्थापना की थी, एकदम सही है। ठीक है, आमुक्त माल्यद करके इनकी एक पुस्तक है, उसको संस्कृत में, वो याद रखिएगा, बहुत बार पूछी जाती है, वो मैचिंग में आती है। आमुक्त माल्यद है ना, नाम याद रखिएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जन्मदाता कौन? तो ये टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड, याद रखिएगा। रैयतवाड़ी का मतलब होता है इसमें रैयतों से सीधे, रैयतों मतलब ये किसान जो होते थे ना, उनसे डायरेक्टली लिया जाता था लगान। ठीक, तो इनकी जो 3 भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, बेसिकली ये कॉर्नवालिस और उसके समय पे ही सब ये लागू हुई थी। तो जमींदारी जो व्यवस्था लागू हुई थी, जिसको स्थायी बंदोबस्त कहा जाता है, ठीक, वो 1793 में लागू हुई थी, 1793 में। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ और बहुत बार मैंने बताई भी हैं, आपको रिवाइज होती रहेंगी। ठीक है, इसका जो एरिया था वो 19% ऑफ द ब्रिटिश जो एरिया था वो 19% था। रैयतवाड़ी में 31% पे था, और जो महालवाड़ी था, इसके अलावा जो महालवाड़ी लगभग 51% पे था। ठीक है, तो याद रखिएगा। ठीक है, एक 19%, 30% और एक ये आपका 51%। ठीक, याद रखिएगा। भारत का यश गौरव यानी अंतिम सूर्य पृथ्वीराज चौहान को कहा गया, तो ये भी ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें सारे जो वाक्य हैं वो सही हैं, कथन। ठीक है, देखिए मैचिंग में इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे जा रहे हैं। ये पैटर्न जो है अभी इसी तरीके का पैटर्न आ रहा है। तो देखिए, प्रथम कर्नाटिक वॉर या कर्नाटक युद्ध
उसके उसमें क्या हुआ था, ये कैसे, तो उसका अंत कैसे हुआ था। अब अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि एक्सला-सैपल की संधि हुई थी। बेसिकली जो कर्नाटक का युद्ध हुआ था वो कर्नाटक और हैदराबाद, ठीक है, ये दो जो देसी रियासतें थी, ठीक, इनके बीच, इन्हीं के बीच में, ये इनके बीच में भी और इनके जो अंदर में अंदरूनी जो इनका मामला था, इसका आप कह सकते हैं जो सक्सेसर का जो मामला था, इनके उत्तराधिकार का जो मामला था, वो ये इस युद्ध का कारण था, मेन कारण। तो इसमें कार्नेटिक वॉर में फ्रांसीसी, ये पूछा गया है, ये प्रश्न जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये पूछा गया है, ये फ्रांसीसी और अंग्रेज कि कार्नेटिक वॉर में किन दो शक्तियों के बीच में, तो ये वो तो कहने के लिए था कि उत्तराधिकार और ये सब चीज़ें मतलब बीच में आ रही हैं, लेकिन ये मेन था इनका वर्चस्व, फ्रांसीसी और इनका वर्चस्व, अंग्रेज़ों का वर्चस्व, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये लोग आपस में लड़ रहे थे। कोई किसी का साथ दे रहा था, कोई किसी का साथ दे रहा था, कोई हार रहा था, कोई जीत रहा था, कभी चीज़ें न्यूट्रल हो जा रही थी, संधि हो जा रही थी, ठीक। तो ये चीज़ें याद रखिएगा कार्नेटिक वॉर में। तो प्रथम कार्नेटिक वॉर जो हुआ था वो 1740 से लेकर के और 48 के बीच में ये हुआ था, ठीक है। उसकी जो एक्सला-सैपल की संधि हुई थी, ये याद रखिएगा। तो पहले का चौथा हो गया। अगर इसमें आप देखेंगे एलिमिनेशन मेथड अगर आपको आपने लगा दिया तो आपका समझिए कि टाइम बहुत बच जाता है। जैसे अब इसमें ए का 4, यानी ए का 4 एक ही में है ही है, आप लगाइए आगे और आगे बढ़िए, मतलब और कुछ देखने की ज़रूरत है ही नहीं है आपको, ठीक। द्वितीय, इसके बाद प्रथम हो गया, ये तृतीय कार्नेटिक वॉर हो गया। तो तृतीय कार्नेटिक वॉर में क्या हुआ था भाई, तृतीय जो कार्नेटिक वॉर हुआ था उसमें आपका ये जो पेरिस की संधि हुई थी उससे समाप्ति हुई थी, तीसरा वाला जो हुआ था पेरिस की संधि। और इसमें क्या हुआ था, इसमें इसी में ये जो चला था तृतीय वाला, इसमें आपका फ्रांसीसी जो है वो मतलब एकदम बैकफुट पे आ गए थे, यानी हार ही चुके थे एक तरीके से। 1758 से लेकर के 63 के बीच में ये युद्ध चला था, ठीक है। पहला वाला मैंने बता दिया 40 से 48, क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा, पूछा जाता है क्रोनोलॉजी में, तो वो भी याद रखिएगा। दूसरा वाला 51 से 55 तक था, उसका भी याद रखिएगा। तो ये भी याद रखिएगा पौंडीचेरी की संधि हुई थी उसमें। दूसरा वाला अनिर्णायक रहा, इसमें दूसरा भी पूछा है ना, तो ये अनिर्णायक युद्ध रहा, दोनों लोगों ने संधि कर ली एक दूसरे से, तो पौंडीचेरी की संधि उसको बोलते हैं 1755 में। संधियों के वो भी याद रखिएगा, ठीक। जैसे एक्सला-सैपल के पूछ लिया तो वो कब हुई थी, तो 1748 में। इसीलिए ये प्रश्न टॉप 30 न कहकर, मतलब आप इसको ये मान के सकते हैं कि एक ही प्रश्न में 60-70 क्वेश्चन आराम से निकल आते हैं, ठीक। चलिए, जो प्रश्नों के जो एक्सप्लेनेशन होते हैं उसमें से प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। तो ये हो गया उत्तर, तो इसमें मैंने बता दिया आपको, लेकिन वो चीज़ें मैं बता रहा था कि और भी क्या क्या। जैसे प्रथम जो मैसूर युद्ध था, ठीक है, मैसूर युद्ध ये उस समय जो पहला वाला युद्ध हुआ था वो उसमें हैदर अली और ये ब्रिटिश के बीच में हुआ था मैसूर में। तो उसमें क्या हुआ था, उसमें मद्रास की संधि हुई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ था, अंग्रेज़ों की हार हुई थी, ठीक है। तो ये प्रथम मैसूर युद्ध याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें कई सारे युद्ध हुए थे, मैंने जो पढ़ाया था ना फ्रांस, ये यूरोपियन का आगमन और ये सारी चीज़ें मैंने उसमें बताई थी। तो मैंने जो अंग्रेज़ों की जो रणनीति थी उस पर चर्चा की थी कि ये लोग एक बार में कोई युद्ध नहीं जीता इन्होंने, ठीक है। एक बार जैसे युद्ध किया, मान लो हार गए, संधि कर लिया, ठीक है। फिर थोड़े दिन बाद इनको लगा कि नहीं, अब इन्होंने अपनी जो शक्ति है वो फिर इकट्ठा कर लिया, तो फिर इन्होंने युद्ध किया और फिर लड़ाई की। फिर अगर मान लो जीत गए तो कोई बात नहीं, हार गए तो फिर से संधि कर ली। तो ऐसे करते करते जो रियासतें थीं उनको एकदम कमज़ोर कर देते थे ये, और कमज़ोर करने के बाद फिर उनको एक समय ऐसा आता था कि एक युद्ध में फिर पूरा पराजित कर देते थे और अपने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लेते थे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो मैसूर युद्ध भी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे युद्ध में 1799 में हुआ था, जिसमें कि टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और मैसूर को जो है वो ब्रिटिश राज्य का अभिन्न हिस्सा बना लिया जाता है, ठीक। चलिए, देवबंद आंदोलन, ये संयुक्त प्रांत, उस समय संयुक्त प्रांत था, यूपी में कब स्थापित हुआ था, तो ये 1866 में याद रखिएगा। इसके जो संस्थापक हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी और रशीद अहमद गंगोही, इनका नाम याद रखिएगा, नाम भी पूछा जाता है, इनका नाम दे के मैचिंग में आ जाता है, तो ये याद रखिएगा। ये मदरसा है, बेसिकली ये पुनरुत्थान मदरसा कह सकते हैं, मतलब पुनरुत्थान संस्था, यानी
जो इस्लाम का जो पुराना वो था, पुराने इस्लाम को जो उसमें कट्टरपंथ था, उस चीज़ को इन्होंने प्रोत्साहित किया और जो पाश्चात्य शिक्षा थी इन सब चीज़ों का मतलब विरोध किया। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा, क्या पता इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए। तो पाश्चात्य शिक्षा और पाश्चात्य जो संस्कृति थी, कल्चर, वेस्टर्न कल्चर, इन सब का विरोध किया था ये, तो याद रखिएगा। ठीक, 1866 में अंग्रेज़ों के विरुद्ध खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन कौन सा था? तो ये लाल कुर्ती वाला ये आंदोलन था ये। ठीक है, रेड शर्ट आंदोलन जिसको बोलते हैं, ये था। इसका आप बताइएगा ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था, कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, कमेंट आप लोग नहीं करते हो, मैं प्रश्न पूछता हूँ तो आप लोग कमेंट ही नहीं करते। क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में, खिलाफत जो है ये 1920 में ये प्रारंभ हुआ था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए फिर से मैचिंग वही आ गया। तो देखिए आदिनाथ ये इनको ऋषभनाथ भी कहा जाता है, ऋषभनाथ। ठीक है, आदिनाथ को, और इनका जो चिन्ह है, ठीक है, वो वृषभ है। तो ए का 1 अगर आपको पता है, ए का 1 आपको पता है तो उत्तर आपका मिल गया। एलिमिनेशन मेथड इसी को कहते हैं। अगर आपने एक आंसर आपको मिल गया, बस टक से लगाइए, आगे बढ़िए। तो जान लीजिए आगे, ये सब उनके तीर्थंकर थे। ठीक है, संस्थापक इनको माना जाता है। इनका जो जन्म स्थान है वो अयोध्या में था, याद रखिएगा। ठीक, अयोध्या में इनका नाम, ये भी पूछा गया है ये प्रश्न, इस तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब मल्लिनाथ इनका सर्प। ठीक है, पार्श्वनाथ का ये अश्व। ठीक है, संभवनाथ का जल कलश। तो ये याद रखिएगा, बता दिया मैंने। एक नोट्स बनाइए, उसमें सारा ये इसको कर लीजिए। मैंने इससे पहले भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है, ये सब मैंने उसमें कवर किया हुआ है। ठीक है, ये सब मैंने उसमें कवर किया हुआ है। ठीक, चलिए देखिए, काकतीय वंश की सेना ने अलाउद्दीन खिलजी को वारंगल युद्ध में परास्त किया था, बिल्कुल सही है। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह था। जौनपुर को सिराजे हिंद भी कहा जाता था। ठीक है, सिराजे हिंद नाम याद रखिएगा, पूछा गया है ये, सिराजे हिंद। जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, अटाला मस्जिद पूछा गया है, मैचिंग में आता है अटाला मस्जिद। ठीक, जहांगीर के शासनकाल में भारत में यात्रा करने एक यात्री थे फ्रांसिस्को पल्सर्ट, ये आया था, तो बिल्कुल सही है, ये सारे सही हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है, एक तरफ गवर्नर जनरल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे युद्ध दिए गए हैं कि किसके किसके समय पे हुए हैं ये युद्ध। तो देखिए, हेक्टर मुनरो इसमें बक्सर के युद्ध में शामिल था, तो सही। इसमें पूछा है सही, सुमेलित नहीं है, मतलब सही नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध जो 1764 में लड़ा गया था, बिल्कुल सही है। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है, आंग्ल नेपाल युद्ध, बिल्कुल ठीक है, 1814 से 16 के बीच में हुआ था ये, और इसी में सगौली की संधि हुई थी 1816 में, सगौली की संधि याद रखिएगा, सगौली की संधि। ठीक, इस तरीके से व्याख्या जो कर रहा हूँ ना, इस व्याख्या को आप नोट कर लिया करिए। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो नोट कर लीजिए। नोट्स बनाने का तरीका यही है, मैं बार बार इसीलिए इस चीज़ को बताता रहता हूँ आप लोगों को। लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम पे आंग्ल मैसूर युद्ध, चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ था, बिल्कुल हुआ था 1799 में, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय पे ये तृतीय आंग्ल ये मराठा युद्ध नहीं हुआ था, ये 1818 के बीच में हुआ था, और ये लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा है? किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कहा है? कंपनी एक असंगति है, जहाँ कुछ भी असंगति है। एक मिनट, ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में क्या कहा है कि कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ कुछ ही असंगत है। यानी किसने कहा है ये, पूछा है कथन किसका है, तो ये टीवी मैकाले का कथन है, ये PYQ प्रश्न है ये। ठीक है, याद रखिएगा, 2017 में या 16 में आया था ये प्रश्न। निम्नलिखित में से UPPCS का, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो उस समय ये राजा राम मोहन राय थे, ये बहुत ही मतलब एक्टिव कह सकते हैं इनको, समाज सुधारक। इन्होंने मतलब अग्रणी कहा जाता है, भारतीय समाज सुधारक का राजदूत और पिता भी कहा जाता है इनको, तो ये भी याद रखिएगा। राजा की उपाधि इनको किसने दी थी? अकबर, मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, सेकंड ने दी थी, याद रखिएगा। ठीक है, इनको राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा था अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए, और मतलब अनफॉर्चुनेटली वहीं पर ही मतलब राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई,
वहीं पर उनकी ये भी बनाई गई है समाधि वगैरह, ठीक। तो याद रखिएगा। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी, आत्मीय सभा 1815 में, याद रखिएगा, ठीक। वेदांत सोसाइटी की भी स्थापना इन्होंने की थी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। ब्रह्म समाज, ठीक, जो कई बार प्रश्नों उसमें पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है, कई बार क्या बहुत बार पूछा गया है, मैचिंग में आता है, 1828 याद रखिएगा, ठीक है। ब्रह्म समाज। आर्य समाज अभी पूछा गया था 1875 में। आर्य समाज SSC CGL में अभी पूछा गया है, ठीक है। SSC CGL में अभी पूछा गया है प्रश्न, तो याद रखिएगा, ये ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। निम्नलिखित में से किस केस में समस्त संसार में चर्चा हुई थी? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लॉस्की, ये सब रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की थी। देखिए, ये जो मेरठ षड्यंत्र हुआ था ना, मेरठ षड्यंत्र में ये जो घटना हुई थी, उसी को मतलब पूरे संसार में, उसमें क्या हुआ था कि लगभग 25 ये कम्युनिस्ट वाले वो थे, इसमें अधिकतर कम्युनिस्ट ही थे, और उनको पकड़कर उनको मतलब सज़ा दी गई थी। तो इस वजह से इसकी जो मतलब भर्त्सना है वो पूरे मतलब विश्व में की गई थी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक, महत्वपूर्ण चीज़ है। 1929 से 35 के बीच की घटना है ये, 1929 में, ठीक, मेरठ षड्यंत्र। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो ये जिन्ना साहब ने किया था, याद रखिएगा। गोपाल कृष्ण गोखले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गोपाल कृष्ण गोखले को ग्लैडस्टोन कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। 1905 में इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक है। इनको गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था, पूछा गया है प्रश्न ये, ठीक। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट कीजिएगा आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, अच्छा लगा, बुरा लगा, जो भी चीज़ें हैं आप बताइएगा इसको, ठीक। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। आप लोग लाइक ही नहीं करते हो, कोई बात नहीं, वीडियो देखते हो तो लाइक कर दिया करो यार। लाइक शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड वीडियो है, अगर आप उसको लाइक करते हैं, देखते हैं, लोगों में शेयर करते हैं, तो उससे किसी का नुकसान नहीं होगा, भला ही होगा, ठीक है। हो सकता है कि वो जानकारी किसी के आपको पता हो लेकिन किसी दूसरे को ना पता हो, तो शेयर कर दिया करिए दोस्तों में, ठीक है। PDF चाहिए तो ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक भी दे दूंगा मैं उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर बताता रहता हूँ, ठीक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।